आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि आपको पता है, अगर हम डिफरेंस की बात करें माइक्रो और मैक्रो में, तो क्या डिफरेंस होता है। सिर्फ नाम से देखो तो माइक्रो मीन्स छोटा सा और मैक्रो मीन्स बड़ा। तो जब माइक्रो की बात करते हैं हम, या माइक्रो की स्टडी करते हैं हम, तो किसी एक सिंगल बंदे की इकोनॉमिक के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब मैक्रो की बात करते हैं तो इकोनॉमिक एज अ होल, मतलब हम पूरे, जैसे अगर हम इंडिया में बात करें, दिल्ली स्टेट की या फिर हमारे पूरे देश की या पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, इसमें सारे कॉन्सेप्ट जो आप आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो सबसे पहले तो ये समझो कि गुड्स क्या होते हैं। क्या होता है गुड्स भाई? गुड्स का मतलब क्या होता है? अगर हम एक नॉर्मल भाषा में बोले तो गुड्स का मतलब होता है कोई भी चीज़, ठीक है, जिसका हम कंजप्शन करते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। सपोज मुझे बिस्किट खाना है, तो मैं किसी शॉप पे जाऊंगी, बिस्किट खरीदूंगी, तो वो बिस्किट मेरे लिए गुड्स होगा। क्यों? क्योंकि वो बिस्किट मुझे सेटिस्फेक्शन दे रहा है, मेरी भूख को शांत कर रहा है, तो गुड्स ऐसे हो गए। अब अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, ये आपकी कौन सी वाली बुक है भाई? ये वीके और की जो बुक है उससे ही पढ़ा रहे हैं हम, सेकंड चैप्टर। तो इस बुक में जो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है ना, उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड, कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम फाइनल गुड्स की। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? वैसे तो नाम से पता चल रहा होगा, फाइनल गुड्स मतलब हो गए जो टोटली प्रिपेयर है ना। तो फाइनल गुड का क्या मतलब हुआ? सपोज करो कि मैं एक कंज्यूमर हूँ, ठीक है, और मुझे ना शादी में जाना है। अब मुझे शादी में जाना है तो मैं पार्टी के लिए मुझे एक ड्रेस चाहिए, तो मैं ड्रेस लेने गई किसी शॉप पे, तो वो ड्रेस मैंने ले ली। तो वो जो ड्रेस ली मैंने, वो मेरे लिए फाइनल गुड हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस ड्रेस को लेने के बाद वो मेरे लिए फाइनल गुड क्यों हुआ? क्योंकि वो ड्रेस मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ली है, मैं उसे रिसेल नहीं करूँगी, मतलब मैं उसे दोबारा किसी को नहीं बेचूंगी। तो कोई भी गुड जो पूरी तरीके से आप खरीद रहे हो और उसे रीसेल नहीं कर रहे, या दोबारा उस पर कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, वो फाइनल गुड्स कहलाता है आपका। लेकिन एक चीज़ याद रखने वाली है, ज़रूरी नहीं है कि जो फाइनल गुड आपके लिए फाइनल गुड है वो फाइनल गुड ही होगा। नहीं, वो डिपेंड करता है कि उसे आप लास्ट में यूज कर रहे हैं, मतलब एंड यूज उसका कब हो रहा है। सपोज करो कि आप उसका एंड में यूज कर रहे हो, मतलब यू आर द लास्ट वन जो उसे यूज कर रहे हो, और इसे आप ना तो रीसेल कर रहे हो ना इस पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो फाइनल गुड होगा बस उसी सिचुएशन में। ठीक है, अदरवाइज अगर हम बात करें शुगर की, चीनी की बात करते हैं, शुगर मतलब चीनी, तो चीनी की बात करें तो अगर वो चीनी फाइनल गुड हो सकता है और नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्यों भाई? अगर मान लो मैं अपने घर के लिए चीनी ला रही हूँ, मुझे चाय बनानी है और मुझे चीनी की ज़रूरत है, तो वो चीनी मेरे लिए फाइनल गुड है। लेकिन वही चीनी किसी दूसरे के लिए फाइनल गुड हो ज़रूरी नहीं है। कैसे? किसी फैक्ट्री में किसी को बिस्किट बनाना है और उसे बिस्किट बनाने के लिए चीनी की ज़रूरत है, तो वो चीनी थोड़ी बेचेगा, बिस्किट बना दिया और लो चीनी साथ में इसके मिक्स करके खा लो, ऐसे तो नहीं होता ना। तो वो जो चीनी होगी ना उसके लिए फाइनल गुड नहीं होगी। वो चीनी जो होगी वो किसके लिए फाइनल गुड होगी? जो आप पर्सनल यूज वाला, जो कंज्यूमर खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए यूज कर रहा है। लेकिन वहां पे फैक्ट्री में वो जो बंदा है वो उस चीनी का यूज रॉ मटेरियल की तरह कर रहा है बिस्किट को बनाने में, तो उसके लिए फाइनल गुड थोड़ी हुआ वो, तो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड हो गया। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड कौन से होते हैं? इंटरमीडिएट गुड वो होते हैं जो पूरी तरीके से फाइनल नहीं है, मतलब जिससे अभी आगे जिसका इस्तेमाल करके हम और चीज प्रोड्यूस करने वाले हैं। डिफरेंस समझे आप लोग? फाइनल गुड कौन सा हुआ? फाइनल गुड जो पूरी तरीके से प्रिपेयर है और वो बिल्कुल रेंज ऑफ द प्रोडक्शन से बाहर जा चुका है, और इसका सिर्फ आप कंजप्शन करेंगे, मतलब आप इसे खुद ही इस्तेमाल करने वाले हो बस। आगे इसका फाइनल यूज की तरह आप इस्तेमाल कर रहे हो, चीनी की जैसे मैंने एग्जांपल लिया। लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स हो गए, इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब हो गया आप रॉ मटेरियल की तरह किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, अगर आप ही खुद एक बिस्किट बनाना चाहते हो, घर में बनाते हैं ना जनरली हम, बेकरी का कोई भी सामान आप बनाना चाहते हो, केक बनाना चाहते हो, अब तो आप शुगर का यूज करोगे उसमें, लेकिन उस समय भी शुगर आपके लिए फाइनल गुड ही होगा। क्यों? क्योंकि आप उस केक को बेचने नहीं जाओगे, अपने लिए बना रहे हो। हाँ, आप अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए बना रहे हो। आप उस केक को बेचने जाओगे, हाँ, इन केस, तो वो फाइनल गुड नहीं होगा आपके लिए। तो ये इकोनॉमिक की लैंग्वेज में समझो उस चीज को। अब आप बोलोगे कि मैम केक बनाएंगे, वो भी तो बिस्किट ही बना रहा था। हाँ, वो बिस्किट बना था, लेकिन उसे बेचना है उस बिस्किट को, तो वो उस बिस्किट को बेचेगा, तो वो बेच रहा है, इस वजह से उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड हुआ। ठीक है, उस शुगर। लेकिन हमारे लिए फाइनल गुड, क्योंकि हम उसे बेचेंगे नहीं, मतलब हम उससे और कोई पैसा नहीं कमाएंगे। अब तुम ये सोच रहे हो, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्यों होता है?
इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड, मतलब इसे पढ़ने की ज़रूरत क्यों होती है? तो अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलूँ तो हमारी जो स्टेट पूरे देश की जीडीपी होती है ना, उस जीडीपी के लिए इकोनॉमिक की स्टडी की जाती है। मतलब हम तुमने पढ़ा होगा काफ़ी बार कि जो हमारी जो जीडीपी होती है, उस जीडीपी की ग्रोथ जो होती है वो इकोनॉमिक पे डिपेंड करती है, इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करती है कि देश की इकोनॉमी बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी। सुना है? अब ये जो गुड्स और ये सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो आप, इससे हमें कैसे प्रॉफिट मिलेगा या ये हमें क्या समझा रहे हैं एग्जैक्टली, तो ध्यान से समझना। अब क्या होता है कि सपोज करिए हम बात कर रहे थे फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड की, तो सपोज करो कि अगर हम बात करें शुगर की ही खाली, ठीक है, शुगर की बात कर रहे हैं हम, तो ये एक तरीके से एक बार मैं शुगर को ले रही हूँ फाइनल गुड और एक बार मैं शुगर को ले रही हूँ इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। अब तुम ये मुझे बताओ, एक जनरल सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मुझे ये बताना आप लोग कि भाई मुझे ना पता लगाना है कि टोटल कंजप्शन कितना हुआ, शुगर में कितनी खरीदी गई, कितना कंजप्शन हुआ। जब मैंने यहाँ पे शुगर की बात करी, जब मैं उसे इंटरमीडिएट की तरह यूज़ करी थी शुगर, भाई मैंने अपने घर के लिए शुगर इंटरमीडिएट गुड की तरह, मतलब मुझे प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करने के लिए बिस्किट का प्रोडक्शन करना है, और मैंने शुगर ली थी 10 रुपये की, 10 रुपीज़ की, और जब इसका यूज़ करके बिस्किट मेरा तैयार हुआ 10 रुपये पर केजी, ठीक है, इसका यूज़ करके जब मेरा बिस्किट तैयार हुआ ना, उसका मैंने कॉस्ट रख दिया 20 रुपीज़, मतलब बिस्किट की कॉस्ट क्या होगी हमारी 20 रुपीज़, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि क्या मैं ये 20 रुपीज़ काउंट करूं अपनी इकोनॉमिक्स जो मैं अपना वो बनाऊंगी, तो ये वाले 20 रुपीज़ काउंट करूंगी या ये 10 रुपीज़ भी काउंट करूंगी? बताओ। ये वाले 20 सिर्फ 20 रुपीज़ क्यों? शुगर का कॉस्ट कहाँ गया? वो इसमें इंक्लूडेड है। यस, शुगर का कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो जब भी इंटरमीडिएट कोई चीज़, मतलब हमेशा हमें इसमें डिफरेंस पता करना इसलिए ज़रूरी है कि हम जब भी अपनी इकोनॉमिक स्टेट को निकालते हैं तो सारे गुड्स की फाइनल वैल्यू जो होती है ना, जो फाइनल उसका प्राइस होता है, सिर्फ उसको ही काउंट करते हैं, ठीक है। उसके इंटरमीडिएट प्राइस को काउंट नहीं करते, क्योंकि इंटरमीडिएट प्राइस तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। भाई तुमने चीनी ली थी, लेकिन उस चीनी को इसमें डाल दिया ना बिस्किट में, तभी तो बिस्किट का प्राइस 20 रुपये हो गया 10 से। भाई खाली चीनी का ही, चीनी का तो 10 ही रुपये था ना, 20 रुपये क्यों हुआ? क्योंकि आपने बाकी सारी चीज़ें इसमें डाल दी, तो प्राइस भी बढ़ा दिया आपने। तो भाई 10 रुपये हम चीनी के अलग से क्यों डालें? अगर हम ऐसा करते हैं, इसके भी इंक्लूड करें इंटरमीडिएट गुड्स के, मतलब मान लो एक बिस्किट को बनाना है मुझे, और बिस्किट को बनाने के लिए मुझे क्या क्या चला, शुगर, एग, मतलब आई नीड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू मेक दैट बिस्किट। तो क्या मैं सबकी 10 रुपये की शुगर लगी, 10 रुपये का ये लगा, 10 रुपये का ये लगा, कब तक करूंगी इसको काउंट? सारे इंटरमीडिएट गुड्स को तो काउंट नहीं कर सकती ना। और फाइनल प्राइस क्या रखूं? ऐसा तो लाख कितना, एक बिस्किट के पैकेट का प्राइस पता नहीं कितना पहुंचेगा। अगर हम ऐसे सोचे तो नहीं सोच सकते ना, तो हम इनका प्राइस ना सोच के बिस्किट की कंजप्शन देखेंगे सिर्फ, कि उस बिस्किट की कंजप्शन कितनी है और उस बिस्किट का प्राइस क्या है, क्योंकि सारे इंटरमीडिएट गुड्स का प्राइस इस बिस्किट में ऑलरेडी इंक्लूड है। इज इट क्लियर? कोई डाउट? कुछ समझ में आया? तो मैंने सिर्फ अभी आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड्स का बताया। दोनों गुड्स आप समझ गए, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं। अभी हम फाइनल गुड्स में ही एक चीज में क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, आप मुझे बताना, व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से दैट द फाइनल गुड्स हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम ये बात बोले कि जो हमारा गुड्स है, जो फाइनल गुड्स होते हैं, वो बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन क्रॉस कर चुके हैं, इसका क्या मतलब हुआ? फाइनल, हाँ, कि वो अब उसके अंदर, अभी मैंने बताया था ना आपको, वो प्रॉपर तैयार हैं, मतलब अब उसमें एक भी रुपया लगाने की जरूरत नहीं है, वो रेडी टू यूज हैं, ठीक है। अगर ये लाइन, ये क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट डू मीन बाय दिस दैट ऑल द फाइनल गुड्स हैव क्रॉस्ड देयर बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट इज द मीन ऑफ दैट? इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी हमारे गुड्स हैं वो तैयार हैं, रेडी टू यूज हैं, उसमें अब पैसा लगाने की जरूरत नहीं, कंज्यूमर लेकर उनको यूज कर सकता है। बट एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में आता है कि भाई एक बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे अटपटाएंगे क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, तो भाई ये के लिए, किसके लिए ये फाइनल गुड होगा, कैसे ये फाइनल गुड है, अगर ये फाइनल नहीं है तो इंटरमीडिएट कैसे होगा? तो इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है, अब मैंने कह रही है कि भाई मशीनरी, जो जितनी मशीन होती है फाइनल गुड्स होती है, वो हो सकता है कि जो मशीन बेचने वाला है उसके लिए तो फाइनल गुड नहीं है ना। वो मुझे एक सिलाई मशीन खरीदी, अगर मैं अपने घर के लिए खरीद रही हूँ तो फाइनल गुड, लेकिन अगर मैं घर के लिए नहीं खरीद रही और मुझे टेलर हूँ मैं और मुझे कपड़े बना के सिल के देने हैं, तो वो फाइनल गुड नहीं है मेरे लिए, वो इंटरमीडिएट गुड है, उसका इस्तेमाल करके मैं कपड़े बनाऊंगी। दिस इज द पॉइंट आई वांट टू से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ गया इंटरमीडिएट और फाइनल गुड? पक्का? अच्छा, आई लास्ट द क्वेश्चन में से। सो इंटरमीडिएट गुड की बात करूँ तो इंटरमीडिएट गुड समझ में आ गए सारे। इंटरमीडिएट गुड में क्या होता है कि हम
कॉस्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करो एक शर्ट की बात करते हैं, एक एग्जांपल और दे देती हूँ फाइनल। एक शर्ट है, क्वेश्चन अराइज हो यहीं से। एक शर्ट खरीदी मैंने, उस शर्ट को खरीदने के बाद, मतलब एक मैं रीसेलर हूँ, मैंने एक शर्ट खरीदी। उस शर्ट को खरीदने के बाद मैंने ये सोचा कि भाई इस शर्ट में, मतलब मैंने 400 रुपये की वो शर्ट खरीदी। अब मैं रीसेलर हूँ बिकॉज मैं दोबारा से उसे सेल करूँगी, और जब वो फाइनल पर पहुँच गई, मतलब मेरे से कोई खरीदने आया, मैंने उसे 500 रुपये में बेच दी। तो अब ये शर्ट मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड हुई या फाइनल गुड हुई? इंटरमीडिएट गुड हुई ना, है ना? क्यों? क्योंकि मैंने इसमें वैल्यू और लगा के बेच दी। हाँ, फाइनल गुड नहीं हुई, लेकिन उस कंज्यूमर के लिए फाइनल गुड है। अगर जिसको आपने बेची उसके लिए फाइनल है। हाँ, जिसको मैंने बेची उसके लिए फाइनल है, क्योंकि मैंने उसमें वैल्यू, कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऐड कर दी, अपनी मर्जी की वैल्यू ऐड कर दी। तो इंटरमीडिएट गुड की एक डिफाइन ये भी है कि ऐसे गुड्स जिसके अंदर जिससे आप और पैसा नहीं कमा सकते, मतलब आप पे डिपेंड करता है, वो 500 600 700 जितने की भी बेचनी थी, वो लास्ट था आपका, बेच सकते थे आप। उसके जब आपने दे दी उस कंज्यूमर को, फिर आपके पास चांस नहीं है उसमें वैल्यू ऐड करने का। तो मतलब जब किसी भी गुड्स के अंदर जब वैल्यू आप ऐड नहीं कर सकते, और तो वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब फाइनल गुड्स हो जाता है। बेच दी, फाइनल गुड। अगर आप वैल्यू और आप, हाँ, अगर वो बंदा जिसने खरीदी वो चाहे मैं आगे बेचूंगा, तो वो भी रीसेलर हो गया, तो उसके लिए भी फाइनल गुड नहीं हुआ। तो ये दिमाग पे बेस्ड है कि फाइनल गुड क्या होता है। फाइनल गुड का कोई पर्टिकुलर ये नहीं कि ये चीज़ फाइनल है, ये चीज़ याद कर लो। इकोनॉमी में जो चीज़ एक के लिए फाइनल है वो दूसरे के लिए इंटरमीडिएट हो सकती है, जो चीज़ एक के लिए इंटरमीडिएट है वो दूसरे के लिए फाइनल हो सकती है। आर यू गेटिंग द थिंग्स? चलिए, ठीक है, वेरी गुड। हमने ये पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं। Could you please tell me the difference between the intermediate and the final goods that I already have told you? बताओ, कौन बताएगा? Tell me the difference between. Raise your hand. हाँ, बताओ. Speak loudly so that your voice can record easily. Tell me the difference. One difference you need to tell. Okay? चलिए, Final goods are those goods which are finally consumed by the consumer. They are not to get sold to the another consumer. Okay. शीतल, good. हाँ, you can speak in Hindi as well. बोलो बोलो। मैम जैसे आपने बताया मैं वैसे बताऊं। बताओ बताओ। जो क्या बोलते हैं फाइनल गुड्स होता है, वो मतलब उनके लिए फाइनल गुड्स है जिनको मतलब अपने लिए खरीदना है, मतलब आगे जाके कहीं सेल नहीं करना। लेकिन जो दूसरा था इंटरमीडिएट, वो ये था कि उसमें जैसे मुझे कोई चीज सेल करनी है, हाँ। तो मैं उसमें कितना भी मनी ऐड कर सकती हूँ क्योंकि मुझे आगे जाके उसे सेल करना है। लेकिन जिसको मैं सेल करूंगी अगर वो खुद के लिए ले रहा है तो उसके लिए क्या है फाइनल गुड्स है। लेकिन अगर वो उसे आगे जाके सेल करना है तो इंटरमीडिएट गुड्स। वेरी गुड। एग्जाम्पल बताओ एक, जैसे मैंने एग्जाम्पल्स बताया था आपको एग्जाम्पल मुझे बताओ। लाइक बिस्किट। हाँ, बिस्किट में जैसे इंटरमीडिएट क्या हुआ और फाइनल क्या हुआ? जैसे अगर मैं शुगर से बना रही हूँ बिस्किट, तो जो शुगर है वो मेरे लिए क्या इंटरमीडिएट है, और जो मैं बिस्किट बेच दूंगी तो वो मेरे फाइनल गुड्स हो जाएगा। मतलब वो बिस्किट बनके तो तैयार हुआ ना, क्योंकि बिस्किट को बनाने के बाद मैं कुछ और थोड़ी बनाऊंगी, उसका बिस्किट ही बन गया फाइनल, तो वो फाइनल गुड बन गया बिस्किट, क्योंकि बिस्किट को बेच के ही मुझे पैसा कमाना है अभी। ठीक है, तो समझ गए, तो बिस्किट फाइनल गुड हो गया। अब हम बात करते हैं, आगे हम बढ़े, तो वो है कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं? कंजप्शन गुड्स वो होते हैं, कंजप्शन डिफाइन पढ़ लेते हैं पहले, उससे थोड़ा समझो। कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। मतलब ऐसे गुड्स जो डायरेक्टली ह्यूमन की वांट्स को कंप्लीट या सेटिस्फाइड करने के लिए यूज होते हैं। एग्जाम्पल, आइसक्रीम। आपको आइसक्रीम खानी है, आप गए मार्केट में और आपने आइसक्रीम ली और खा ली, आपने उसका डायरेक्ट कंजप्शन कर लिया। तो ऐसे सारे गुड्स जो डायरेक्टली हम यूज करते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए, मतलब अपनी वांट्स को, मतलब हमें खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए यूज करना है, ऐसे बहुत सारे गुड्स होते हैं, उन्हें हम कंजप्शन गुड्स बोलते हैं। अब इन बहुत सारे गुड्स को काफी सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? पहला है ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स, मतलब फर्स्ट है आपका ड्यूरेबल, सेकेंड है आपका सेमी ड्यूरेबल, यस, एंड थर्ड है आपका नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजप्शन गुड। मतलब अगर हम नॉन ड्यूरेबल बोलते हैं, सिंगल यूज कंजप्शन बोल दो, सिंगल यूज। एंड फोर्थ वन है इसका आपका सर्विसेज। ठीक है,
ये सारे ह्यूमन वांट्स जितनी, मतलब हम जितने गुड्स का यूज करते हैं ना ह्यूमंस अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, उन्हें इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब कंजप्शन गुड्स नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि हम कंजप्शन करते हैं ना इन गुड्स का, हम यूज करते हैं उनको। यूज करना मतलब कंजप्शन करना उसका। अब समझिए ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है ना क्या, जो समय तक, लंबे समय तक चले, लॉन्ग टाइम चलने वाला। जैसे कि कौन से हो गया, टीवी, रेडियो, कार, ऐसे गुड्स जो लंबे एक ड्यूरेबल टाइम तक चलते हैं। हाँ, लाइफ टाइम तो नहीं चलेंगे, लेकिन उसमें हम जो एक लंबे समय तक उनका, ऐसा नहीं टीवी आज खरीद लिया कल दूसरा खरीद लूँ, ऐसा तो नहीं होता। फोन, मोबाइल फोन, कार आपने खरीद ली, रेडियो, जो भी ऐसी चीज़, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जितने भी आपके घर में हैं जो कुछ समय तक चलते हैं, एक उनकी लाइफ टाइम एक होता है। हाँ, टाइम लिमिट होती है कि इतने साल तक सही चलेगा। ठीक है, तो इसे ड्यूरेबल गुड्स हो गया। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। लाइक एग्जांपल हम लिख देते हैं, एक ही एग्जांपल दिमाग में सेट कर लो, उससे ही याद रहेगा। जैसे टीवी की बात करें तो ये ड्यूरेबल गुड हो गया, क्योंकि ये काफी 5-6 साल तक तो चलेगा, 6 to 7 ईयर्स तो आराम से ही चलता है कोई भी टीवी, है ना। तो नेक्स्ट हम सेमी ड्यूरेबल की बात करें तो ये वो वाले गुड्स होते हैं जो आपके सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और स्लाइटली मोर, जो 1 साल तक और शायद 1 साल से थोड़ा ज्यादा तक बस यूज हो सकते हैं। मतलब 1 साल या उससे थोड़ा सा ज्यादा। जैसे कि हम बात करें कपड़े, राइट, ये पर्टिकुलर टाइम फट जाते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल आप लेकर चलना, क्लोथ। ठीक है, कपड़ों से बेस्ट एग्जांपल। हाँ, मोबाइल फोन भी इसमें आ सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा चेंज करने वाले हैं मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन भी आ सकता है। लोग इसे आप ड्यूरेबल भी बना सकते हो और सेमी ड्यूरेबल भी। इट डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमन वांट्स दैट इफ यू रियली वांट टू, यू रियली हैव क्रश टू चेंज द मोबाइल फोन्स, देन ये आपके लिए सेमी ड्यूरेबल ही रह गया। तो इट डिपेंड, मैंने बताया पूरी इकोनॉमी आपके दिमाग का खेल है। ऐसा इसमें पर्टिकुलरली आपको कुछ नहीं बता सकते कि इसमें यही आएगा या इसमें यही आएगा, तो इसको आपको समझना है। ठीक है, सेमी ड्यूरेबल के बाद होते हैं नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजप्शन गुड। तो नॉन ड्यूरेबल क्या होते हैं और सिंगल यूज कैसे हो गए, जो अभी बताया, लिया और आइसक्रीम ली और खा ली, तो सिंगल। हाँ, बिल्कुल बुक्स आ सकती है, सेवन मतलब वो ड्यूरेबल भी हो सकते हैं। अगर हम बुक्स की बात करें तो काफी टाइम ऐसा होता है, एक से दूसरे को दी, दूसरे से तीसरे ने, 5-4, हमारी खुद की पूरी जनरेशन ने बुक पढ़ी है। कुछ जिसने साइंस ली थी वो साइंस बुक एक भैया ने ली और बाकी सब पढ़ते ही रहे। तो ये ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल बनाना है, डिपेंड्स अपॉन यू। मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ कि अगर बहुत समय तक कोई चीज चल रही है तो ड्यूरेबल, थोड़े कम समय तक सेमी ड्यूरेबल। ठीक है, सिंगल यूज तो आपको पता ही है, जैसे आपने 5 दूध लाए खत्म हो गया, सेमी ड्यूरेबल। पेट्रोल गाड़ी में डलवाया खत्म हो जाता है, तो ये आपका सिंगल यूज ही होता है। मतलब आपको पेट्रोल अगर डलवाना ही सिंगल यूज के लिए है, पेट्रोल है ही महंगा, तो एक सम लोग बहुत ऐसा तो नहीं घर में स्टोर करके पेट्रोल रख सकते हैं, वही वाला। ठीक है, एंड सर्विसेज तो हमें पता ही है, जैसे हमारी डॉक्टर और ये लॉयर, मतलब जितनी भी सर्विसेज, टीचर, जितनी भी सर्विसेज हम लेते हैं वो सर्विसेज आते हैं। तो ये सारे जो होंगे सिंगल यूज में बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा लिख सकते हैं? आइसक्रीम, मोमोज। ठीक है, मोमोज भी चलेगा, कुछ भी खाने का सामान लिख सकते हैं आप इसमें। टीचर, सर्विसेज में टीचर। दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स। मतलब आप सिर्फ इन चीजों से याद रखो। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ गए? तो सेमी ड्यूरेबल, सिंगल यूज, सर्विसेज याद रहेगा। तो ये है कंजप्शन गुड्स के टाइप। ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं आपके कंजप्शन गुड्स के बाद कैपिटल गुड्स, लास्ट। अब कैपिटल गुड्स को बहुत अच्छे से समझना। कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट। क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स, प्लांट एंड मशीनरी आर द एग्जांपल ऑफ द कैपिटल गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स। हाँ, मतलब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, उत्पादक, उसके लिए जो प्रोड्यूसर, कोई भी उत्पादक जो फिक्स एसेट का वो यूज करता है, वो कैपिटल गुड्स होते हैं। लेकिन समझने वाली वजह से इसमें हो रहा है प्लांट एंड मशीनरीज, जगह, लैंड, कुछ भी। सपोज दिस इज माय कोचिंग सेंटर, तो यहाँ पर मैंने फिक्स एसेट की तरह क्या चीजें यूज करी हैं जो मैं चेंज नहीं करूंगी, जो मैंने। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, ये मार्कर मेरा फिक्स एसेट नहीं है, क्योंकि फिक्स एसेट जो होती है उनकी कॉस्ट हाई होती है। ठीक है, तो हाई कॉस्ट वाले फिक्स एसेट की बात कर रहे हैं हम। जैसे अगर मैं इसे बोलूँ, अगर मैंने इसे रेंट पे लिया होता, तो ये रेंट पे मैंने इसे खरीदा होता, तो ये मेरा फिक्स एसेट हो जाता। समझ गए? तो मतलब कहने का मतलब, जैसे मैंने, हाँ चेयर जो है वो ठीक है, चेयर ले सकते हो आप, ये भी नहीं ले सकते। मतलब एक अच्छी खासी कॉस्ट की बात हो रही है यहाँ पर। अगर एक कंपनी खोलोगे तो आप 10 रुपए की चीज़ें तो उसमें काउंट नहीं करोगे ऑब्वियसली। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी प्लांट और मशीनरी जो किसी प्रोड्यूसर के लिए फिक्स एसेट हो, लेकिन उसकी कॉस्ट हाई हो, अच्छी कॉस्ट पे हो, हाई कॉस्ट वाले होते हैं, उन्हें हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें भी याद रखनी है, जरूरी नहीं है
जैसे ट्रैक्टर की बात करें हम, एक ट्रैक्टर ले लो, एक किसान है वो फार्मिंग करेगा, प्रोड्यूस करेगा, समझो है ना, खेती करेगा, खेती करने के लिए उसने ट्रैक्टर ले लिया, ठीक है, तो वो ट्रैक्टर उसके लिए तो फाइनल गुड है ना, क्योंकि उसने ट्रैक्टर इन्वेस्ट करा, पैसा लगाया भाई, और अच्छी खासी कॉस्ट का ट्रैक्टर मिला, तो उसके लिए क्या फाइनल गुड, कैपिटल गुड है, उसके लिए कैपिटल गुड्स हो गया। लेकिन अगर उसी ट्रैक्टर को किसी को सेल करना है, मतलब वो रीसेल वाला उसने खरीदा कि उसे आगे सेल करने है, तो वो कैपिटल गुड थोड़ी हुआ उसके लिए, उसके लिए कैपिटल गुड्स नहीं हुआ, फिर से वो इंटरमीडिएट गुड्स बन जाएगा। समझो बात को, ये मैं डिफरेंस तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम्हें समझना है, मतलब अगर उस ट्रैक्टर को मैं ही यूज कर रही होती खुद के लिए मैंने, तो वो कैपिटल गुड होता, क्योंकि मैं खुद के पर्सनली सेटिस्फेक्शन, आगे मैं खुद उसका यूज करके मैं खुद के लिए प्रोडक्शन करूंगी नहीं, लेकिन वहां पे मैं क्या कर रही हूँ, उसे बेच के पैसा कमा रही हूँ ट्रैक्टर को, तो वो ट्रैक्टर फिर से इंटरमीडिएट गुड बन जाएगा। तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखना। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ऐसे समझना है चीजों को, क्लियर? अब इसमें पढ़ते हैं, इसमें एग्जाम्पल भी दे रखे हैं इन्होंने। इवन नट्स एंड बोल्ट्स आर ऑल्सो यूज फॉर सेवरल ईयर्स, और एक और चीज जो बहुत सालों तक यूज हो सकते हैं, ट्रैक्टर बहुत सालों तक यूज होगा ऑब्वियसली, तो कैपिटल गुड्स हमेशा एक और इसकी लाइन याद रखो जो सेवरल ईयर्स तक यूज होंगे। वैसे तो तुम कहोगे मैम नट बोल्ट भी सेवरल ईयर तक यूज होते हैं, फिर से मेरी पॉइंट मैंने बोला है जो हाई कॉस्ट के हो, तो ये हाई कॉस्ट के तो है नहीं, तो ये कैपिटल गुड्स में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। ये जो मैंने एक चीज अभी मैंने क्वेश्चन पूछा बताया था ना आपको, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, ठीक है, मतलब ऑल जितने भी कैपिटल गुड्स आते होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स तो होते हैं, क्योंकि कैपिटल गुड्स आप लोगे कोई भी चीज होगी तो हाँ सब होंगे, लेकिन जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स हों वो कैपिटल गुड्स हो वो जरूरी नहीं, जो कि मैंने अभी एग्जांपल बताया ये प्रोड्यूसर गुड्स है लेकिन वो कैपिटल गुड हो जरूरी नहीं, जो ट्रैक्टर का एग्जांपल दिया मैंने वो प्रोड्यूसर गुड है लेकिन जरूरी नहीं वो कैपिटल गुड भी हो उस बंदे के लिए, क्योंकि वो आगे उसे रीसेल भी तो कर देगा, तो वो इंटरमीडिएट गुड बन जाएगा। तो सारे प्रोड्यूसर गुड्स जो होते हैं वो कैपिटल गुड हो वो जरूरी नहीं है। इज इट क्लियर? कोई डाउट? ओके, तो कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड में डिफरेंस तो आसानी से क्रिएट, कंजप्शन और कैपिटल तो दूर दूर तक रिश्ता ही नहीं है, तो आराम से डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। ये पर्सनल वांट्स को कंप्लीट करता है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट करता है, वो प्रोड्यूसर, हाँ वो प्रोड्यूसर के सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट करता है। इसमें हाई कॉस्ट या लो कॉस्ट से लेना नहीं देना होता है, उसमें हाई कॉस्ट की चीज होती है। इसमें सेवरल ईयर से और सिंगल यूज तक सब होता है, लेकिन उसमें सेवरल ईयर का यूज होता है, मतलब यू कैन इजिली क्रिएट द डिफरेंस, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कंसेप्ट एंड कंजप्शन, सॉरी कंपोनेंट्स ऑफ कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। बिफोर दैट आई वांट टू नो दैट इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? यस। So, like we are purchasing a property, and if we are selling it to another one, so is it a capital good or intermediate? So short, if you are earning money from any of the things, like तुम पैसा अर्न कर रहे हो उस चीज से क्योंकि तुम्हारे लिए वो तुम्हारा काम है, अगर तुम स्केल बेचकर भी पैसा खर्च कर रही हो, And if I am not selling that property to anyone, so it is हाँ not योर तो कैपिटल गुड। If you are not selling and you are using that property for your long time, मतलब for whatever you want to do that, suppose you own that property, you want to do anything like आपको coaching center खोलना है या whatever you are doing, yoga classes, dance classes, you are using for your personal use ना, so that means that is for your कैपिटल गुड हो गया वो आपका, क्योंकि लैंड आ गया ना उसमें और हाई कॉस्ट का लैंड होता है, तो ऑब्वियसली वो तुम्हें डिपेंड देखना है कि सारी चीजें किस में सही जा रही हैं, उसी गुड्स में वो चला जाएगा। क्लियर? तुम्हें भी डाउट आ रहा है, कुछ लग रहा है? हाँ पूछो, हाँ पूछ लो। योर फेस इज सेइंग, हाँ बोलो। If we have purchased the machinery and we have used it, after some time we have sell to another one. You have used it ना, that's it, तो कैपिटल गुड है वो। आपने जब उसे after on the using first it, we are time. selling. So मतलब We are not जैसे dealing with the selling concept. We are not dealing. We are just have consumed the machine. हाँ. We have used it first time, and after some time we have. आफ्टर सम टाइम, आफ्टर व्हाट टाइम? आज खरीदी कल बेच दी, वो वाली बात कर रहे हो? After 5 years. सो सेवरल ईयर तो यूज कर ली ना, तो आपने तो खुद का काम कर लिया ना उससे, तो तब तो वो तुम्हारे लिए कैपिटल गुड ही था ना। जब तुमने बेच दी तो उसकी प्राइस भी तो कम होगी, डेप्रिसिएशन भी लगा होगा उस पे, फिर तो वो वो इंटरमीडिएट गुड हो गया। जब आपने 5 सालों से यूज कर लिया तो भैया और क्या करोगे, 5 साल यूज करके उसकी ऑलमोस्ट उसकी हालत खराब कर दिया आपने, है ना, तो भाई उसके बाद तुम किसी को भी बेच दो वो इंटरमीडिएट हो गया उस समय, क्योंकि उसे बेच के आपको पैसा मिलेगा, लेकिन जब तक आपने यूज करी तब तक आपके लिए वो कैपिटल गुड रहा, क्योंकि आपने उसको यूज करके चीजों को प्रोड्यूस करा। वेरी सिंपल, समझ के ना चीजों को? अंडरस्टैंड? कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन।
अगर हम कंजप्शन की बात करें तो हमारी हमेशा ध्यान रखना 4 चीज़ें आती हैं। मतलब अगर हम बात करें कि जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो किस तरीके से आप काउंट करोगे, मतलब आप कैसे बताओगे कि टोटल कंजप्शन जो है वो हुआ, उसे कैसे बताओगे। एक जनरल दिमाग से सोचो कि इकोनॉमी एज अ होल पढ़ रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, भैया दुनिया में तो बहुत कुछ है करने को, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई चैरिटी कर रहा है, कोई भी गवर्नमेंट का काम किस, तो टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हम कैसे काउंट करते हैं? इज देयर एनी वे टू काउंट द टोटल एक्सपेंडिचर? यस, देखो, हाँ, एग्रीगेट्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है, मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर समझते हो, पहले तो इसे समझ लो। कंजप्शन हमने कितना एक्सपेंडिचर किया? हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब जितने भी हमारे दुनिया में लोग हैं उन्होंने कितना खाया ऐसे, और उनके खाने में जितनी चीज़ें बनी उनमें कितना पैसा लगा, ऐसे समझो। खाने में पैसा, आप खाना ही मत समझना, खाने से मेरा मतलब ये है कि उन्होंने जितने भी गुड्स का कंजप्शन किया, ठीक है, चाहे वो उसमें गुड्स में सर्विसेज भी आ गई, उन्होंने मतलब काम भी किए होंगे, गवर्नमेंट के किए हुए काम, उसमें कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना खर्चा हुआ, उसे काउंट करने का कोई तरीका है? क्योंकि जब हम इकोनॉमी एज अ होल की बात करते हैं तो एक आध दुकान की है, अपने घर के तो बैलेंस को बना नहीं रहे हम, हमें तो पूरे वर्ल्ड की बात करनी है। तो वर्ल्ड में ऐसे किस तरीके कोई तरीका है इसमें? तो हाँ, इन्होंने 4 पार्ट्स में चीज़ों को डिवाइड किया है। इनका कहना है कंजप्शन 4 तरीके से हो सकता है, जैसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड, हाउस होल्ड्स मतलब जो नॉर्मल लोग हैं, वी ऑल, देखो पहला। दूसरा इनका कहना है कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट करेगी। तीसरा है कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, एनजीओस लाइक टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, गुरुद्वारास एंड अदर्स। इवन 3 टाइप्स दिए हैं यहाँ पर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड के थ्रू हो सकता है, इनका ऐसा कहना है। दूसरा गवर्नमेंट करेगी। तीसरा जो एनजीओस, टेम्पल्स, गुरुद्वारास एंड ऑल। तो अगर आप इन सबको जोड़ दो, इन सबके टोटल कंजप्शन को जोड़ देते हैं हम, ठीक है, तो हमारा एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकल सकता है। अब समझो कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड का मतलब क्या होगा? जो अपना घर चला रहे हैं उन सबका कंजप्शन कितना है। जैसे कि मान लो आप सबकी फैमिलीज हैं, आप सबकी फैमिली का कंजप्शन अगर पता चल गया, ऐसे दुनिया में जितनी फैमिलीज हैं जो नॉर्मल अपना अपना घर चला रही हैं कमाकर, उनका कंजप्शन हमें पता चल गया। प्लस गवर्नमेंट ने कितना इन्वेस्ट करा, गवर्नमेंट जो है स्कूल खोले, हॉस्पिटल्स खोले, गवर्नमेंट के द्वारा किया हुआ कंजप्शन कितना था, ठीक है, गवर्नमेंट ने जो चीज़ें खोली उसमें कितना था, प्लस और क्या बचा, एनजीओ द्वारा, टेम्पल्स, इनका पता चल जाए तो और क्या बचा भाई? और तो कुछ बचा ही नहीं है ना, एवरीथिंग हैज कवर्ड। इज देयर एनीथिंग लेफ्ट? कुछ नहीं बचा। तो अगर इन सब का कंजप्शन हमें पता चल जाए तीनों का, तो हम एग्रीगेट कंजप्शन पता लगा सकते हैं। तो कितना आसान है। क्या बोला मैंने, कौन सी 3 चीज थी? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है? हाँ, जो आप किसी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, ठीक है, वो खुद का प्रॉफिट कोई अर्न नहीं करती, लेकिन लोग तो हैं उनके अंदर, ठीक है। काम तो होता है, मंदिर की बात करते हैं, मंदिर में लोग पैसा चढ़ाते भी हैं, वहाँ पे रहने वाले पंडित, काम करने वालों सैलरी भी दी जाती है, काम तो सारे ही होता है। पहले वो अपना प्रॉफिट नहीं देखती, अपनी श्रद्धा से लोग चढ़ाते हैं, लेकिन पैसा तो जाता और आता ही। यहाँ बात तो इकोनॉमी की हो रही है ना सारी, ठीक है, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगी। अगर हमें इन तीनों का पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है आसानी से। इज इट क्लियर? अब जब हमने कंजप्शन निकाल दिया, अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। कोई डाउट है कंजप्शन एक्सपेंडिचर में? No. चलिए, अब तीसरा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट क्या होता है और क्यों करना हो? इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक जनरल टर्म अगर आपसे पूछूं, व्हाट इज द मीन ऑफ इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? इन्वेस्ट करना, ठीक है, और क्यों करना है इन्वेस्ट? मतलब इज देयर एनी रीजन टू इन्वेस्ट एनी, मतलब क्यों करते हैं? एक बेसिक सा आंसर, इन्वेस्ट करना क्यों है? तुम अगर पैसा इन्वेस्ट करोगे तो क्यों करोगे? प्रॉफिट के लिए। सेटिस्फेक्शन नहीं होता इन्वेस्ट में, सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं होता, जितना हमने इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा प्रॉफिट। अब हम जैसे कि मान लो मेरी एक शॉप है, ठीक है, मेरी शॉप में स्टार्टिंग में जो गुड्स है, जब मैंने शॉप खोली तो 10,000 के गुड्स। अब उस 10,000 के गुड्स के बाद क्या हुआ कि जब मेरी शॉप खोली मैंने 10,000 के गुड्स थे, अब मेरी शॉप चल रही है, सामान बिक रहा है। सामान बिकने के बाद क्या हुआ, जब मैंने देखा कि 2-3 महीने बाद, 2 महीने हो गए और जो मैंने गुड्स काउंट करे तो 5,000 के रह गए। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा?
इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना। और करना पड़ेगा ना इन्वेस्टमेंट, क्यों? अपने गुड्स को बरकरार रखने के लिए, ताकि मेरे पास जब डिमांड आए तो मैं उस डिमांड को पूरा कर सकूं। क्योंकि अगर मैं उस स्टॉक को मेंटेन नहीं रखूंगी, मतलब मुझे अपने स्टॉक को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगी तो स्टॉक नहीं बढ़ेगा, स्टॉक नहीं बढ़ेगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो पीछे से डिमांड आएगी तो मैं उसको फुलफिल नहीं कर पाऊंगी, धीरे धीरे मेरी इनकम लो हो जाएगी। तो सारा स्यापा किसका है? इन्वेस्टमेंट का। तो कोई भी जितनी भी आपने शॉप्स देखी होंगी, ऐसा तो नहीं है एक बार दुकान में सामान भर लिया फिर सारा बिकेगा तब लेंगे हम, ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो शॉप्स जो होते हैं, शॉपकीपर्स क्या करते हैं, जब सामान बिक जाता है उसके बाद क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं और दोबारा सामान भरते हैं। फिर बिक जाता है, बिकने का इंतजार थोड़ी करते हैं, सारा बिक गया। वो देखते हैं कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो रही है, उसे फटाफट और खरीद लो, इसकी डिमांड ज़्यादा है और खरीद लो, इसकी डिमांड ज़्यादा है और खरीद लो, है ना। तो ऐसे थोड़ी, और तुम भी कल को दुकान खोल के ऐसे थोड़ी, भाई ये मैंने 10,000 से 20,000 हो जाएंगे, अब एक भी चीज़ बच गई तब तक भरना नहीं है। ऐसे नहीं करते ना भाई, अभी 2 चीज़ बचेंगी, अभी बिल्कुल नहीं खोलनी नहीं है, अभी दुकान बिल्कुल ऐसे नहीं करनी है, भरना ही नहीं है, दोबारा इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, ऐसे नहीं होता ना। तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने स्टॉक को मेंटेन रखने के लिए। इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है? टू मेंटेन द स्टॉक, ठीक है। इन शॉर्ट, कोई भी जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं अपने स्टॉक को मेंटेन करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। इन्वेस्टमेंट करने की वजह से और वो डिमांड को पूरा कर पाएंगे, डिमांड पूरा कर पाएंगे, फुलफिल कर पाएंगे, तो इनकम जो होगी उनकी बढ़ेगी। इन शॉर्ट, टू गेट प्रॉफिट। सारा वो यही है, प्रॉफिट लेने के लिए उन्हें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है। इन्वेस्टमेंट में एक फॉर्मूला दिया हुआ है, जो इस फॉर्मूले से पूरा समझ जाओगे आप। I = डेल्टा के। डेल्टा के This is delta. You don't know about delta? चेंज Yes. चेंज डेल्टा के, ये देखो। अब I = इन्वेस्टमेंट बराबर होता है K = कैपिटल गुड्स। अब ये बता दी डेल्टा के मतलब K = कैपिटल स्टॉक एंड डेल्टा K = चेंज इन द कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। अब कैसे? K = व्हाट? कैपिटल स्टॉक। सॉरी, देखो अब तुम सोचोगे मैम आप तो स्टॉक की बात कर रही थी, कैपिटल स्टॉक कहाँ से आ गया? समझो, मेरी एक शॉप है, ठीक है। अब इस शॉप में क्या हुआ, मैंने बहुत सारे सामान रख रखे हैं, ठीक है। और ये सारे सामान जो है, इसे खरीदने में मैंने क्या खर्चा किया? पूरे 10,000 नहीं, 10,000 में तो कुछ भी नहीं आता, 1 लाख की बात करते हैं। 1 लाख खर्चा किया, तो भाई ये मेरा कैपिटल ही तो हो गया। हाँ, कैपिटल हो गया कैपिटल। क्या समझाया था मैंने? हाँ। जब हम हाई अमाउंट में पैसा खर्च करते हैं और उसका यूज करके हम और पैसा अर्न करेंगे, तो वो हमारा कैपिटल गुड्स बन जाते हैं। अच्छा खासा अमाउंट तो कराया मैंने 1 लाख, तो जब कैपिटल बन गई तो इसे कैपिटल स्टॉक भी तो बोल सकते हो, क्लियर? तो ये मेरा कैपिटल स्टॉक हो गया नहीं। तो इन्वेस्टमेंट = डेल्टा के। अब डेल्टा क्यों बोला है? चेंज इन द कैपिटल स्टॉक। चेंज इन द कैपिटल स्टॉक, भाई जब स्टॉक जाएगा तभी तो इन्वेस्टमेंट करोगे। अब जब स्टॉक जाएगा ही नहीं तो इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे? तो एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, मतलब सपोज अकाउंटिंग पीरियड छोड़ो, 1 साल के अंदर, सपोज हम 1 साल की बात करते हैं, तो 1 साल के अंदर, सिर्फ 1 ईयर के अंदर जितना मेरा चेंज हुआ, मतलब कितना गुड्स गया और कितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया, कितना गुड्स गए और कितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया, उसे बोलते हैं डेल्टा के। ओके, ये स्टॉक जाएगा तभी तो इन्वेस्टमेंट करो, जब रखा ही है वो तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट करोगे। तो चेंज इन द कैपिटल स्टॉक। तो इन्वेस्टमेंट = डेल्टा के, मतलब चेंज इन द कैपिटल स्टॉक। भैया चेंज होगा, जितना आपने चेंज हुआ उतना ही आपने इन्वेस्ट किया। तो जितना आपने, सपोज करो आपने ये जो था डेल्टा के, आपका पहले था 10,000, 1 लाख के गुड्स थे, ठीक है। अब भाई यूज करते करते वो गुड्स रह गए आपके 50,000 के, तो आपने क्या करा? 50,000 और इन्वेस्ट किया तो वो 1 लाख में से 50,000, तो कितना इन्वेस्टमेंट करना है आपको? 50,000। आई कितना, मतलब कितना टोटल इन्वेस्टमेंट करना? 50,000। 50,000 आपका इन्वेस्टमेंट निकला है, तो आप भाई 50,000 और डालो, इसका मतलब बिजनेस में। क्लियर? 50,000 के बिक चुके हैं, 50,000 के गए और 50,000 और डालना पड़ेगा आपको अपने स्टॉक को मेंटेन करने के लिए। इज इट क्लियर? यस। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ कंजप्शन, सॉरी इन्वेस्टमेंट।